रिया अपने होटल के कमरे में बैठी लोबो की फ्लाइट आने का वेट कर रही थी। जगत प्रसाद की तरफ से अमन और रिया को ताकीद थी कि वो दोनों वहां से तब तक बाहर ना निकलें जब तक लोबो वहां पहुंच ना जाए। शाम हो गई थी, लेकिन अभी लोबो पहुंचा नहीं था। रिया को मीटिंग के लिए जाने को देर हो रही थी। कल फाइनल मीटिंग से पहले वो 2-3 लोगों से अलग अलग मिलना चाहती थी जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। एक तो रिया डॉक्टर वर्मा को लेकर पहले से ही डिस्टर्ब थी। ऊपर से लोबो के ना आने पर उसे लग रहा था कि वो उन लोगों से सरप्राइज मीटिंग नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसकी खींच बढ़ती जा रही थी। अमन को भी नहीं समझ आ रहा था कि जगत प्रसाद माथुर को आखिर किस बात का डर है, जो कि वो उन लोगों की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं। और वो यही सोचते हुए अपने होटल के कमरे से सड़क पर झांक रहा था, जहां पर रोशनी से जगमगाया हुआ जयपुर सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन रिया की आंखों में इस वक्त संसार के सारे दुख समाये हुए दिखाई दे रहे थे। इधर रिया लोबो के आने का वेट कर रही थी और उधर एसपी डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर तलाशी अभियान चला रहा था। काफी देर तक जब एसपी को कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी टीम को आदेश दिया, वापस चलो यहाँ से, हम अस्पताल में जाकर अपनी अगली छानबीन करेंगे। उसका आदेश पाते ही उसके मातहत में काम करने वाले लोग वहां से निकल पड़े थे। मीटिंग का समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था। जैसे जैसे देर होती जा रही थी वैसे वैसे रिया की खींच बढ़ती जा रही थी। अंततः उसने जगत प्रसाद माथुर को फोन किया और पूछा, दादू कहाँ है लोबो? उसकी आवाज में गुस्से और खींच का मिश्रण सुनाई दे रहा था। लोबो को थोड़ा देर हो गई है, वो देर रात वहां पहुंचेगा। जगत प्रसाद जब ये बेरुखी और लापरवाही से जवाब दिया तो रिया को ना जाने क्यों ये एहसास हुआ कि डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट के बाद जगत प्रसाद का व्यवहार उसके लिए बदल गया है। उसने ज्यादा बहस करने की ना सोची और बिना आगे बात किए हुए फोन रख दिया। उसे लगा शायद दादू उसकी सुरक्षा के लिए काफी चिंतित है, इसलिए वो लोबो को यहाँ भेज रहे हैं। अब लोबो के आने के बाद ही वो होटल से बाहर निकलेगी। और यही सोचते हुए उसने अमन को फोन लगाया और कहा, अमन अभी जिनके भी साथ मीटिंग हो कैंसिल कर दो और हम कल सुबह अगर टाइम होगा तो मिल लेंगे, वरना फिर आगे देखा जाएगा कि कैसे क्या होता है। दूसरे कमरे में मौजूद अमन ने उसकी बातें सुनी और ठीक है बोलकर फोन रख दिया। अमन कहने को तो रिया का सचिव था, लेकिन वो किसी बाप और अच्छे दोस्त की तरह रिया का ख्याल रखता था। जब उसे रिया ने सिद्धार्थ के फसलों के ऊपर किए जा रहे शोध के बारे में बताया तो उसे थोड़ी सी तकलीफ तो हुई थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। वो समझ रहा था कि डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट के बाद रिया पता नहीं किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी, इसलिए उसने रिया से ज्यादा बहस नहीं की और फोन काट कर उसने दूसरे नंबर पर फोन मिलाया और बोला, मिस्टर प्रकाश, रिया मैम की तबीयत खराब होने की वजह से हम आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हम कल दिन में 1 बजे होने वाली मीटिंग में मिलते हैं और अगर आपके पास उसके पहले समय हो तो सूचित कीजिएगा, हम लोग पहुंच जाएंगे। उधर से कंफर्मेशन मिलते ही अमन ने फोन कट कर दिया। अमन ने रिया को फिर से फोन करके प्रकाश से मीटिंग कैंसिल हो जाने की जानकारी दी। इधर रिया ने भी वही उदास भरी आवाज में ठीक है कहा और फोन काट दिया। काफी रात बीत चुकी थी, लेकिन रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार इधर से उधर करवटें बदल रही थी। उसके दिमाग से डॉक्टर वर्मा का चेहरा हट ही नहीं रहा था। वो सोच रही थी कि काश वो डॉक्टर वर्मा को अंदर आने को कह देती तो शायद इतनी बड़ी घटना टल जाती, लेकिन अब जो हो चुका है वो हो चुका है, होने को कौन टाल सकता है। रात के लगभग 1 बजने वाले थे, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने फोन उठाकर देखा तो देखा कि अमन का कॉल था। उसे एक बार थोड़ी सी शंका हुई कि अमन इतनी रात गए आखिर उसे क्यों कॉल करेगा। उसने फोन उठाया और बोली, क्या हुआ अमन? कुछ नहीं मैम, लोबो होटल में आ गया है, इसी जानकारी को देने के लिए मैंने आपको फोन किया था। अमन ने उधर से रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, उसे पूछो तो कि इतनी देर क्यों हो गई। रिया ने अगला सवाल किया तो उसने बताया कि वो दिल्ली तक फ्लाइट से आया और फिर वहां से बाय रोड आया, इसलिए देर हो गई। इतना सुनने के बाद रिया ने फोन काट दिया और कुछ देर बाद वो सो गई। इधर विक्रम और रानी की ट्रेन पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। विक्रम सीट पर बैठा ऊँघ रहा था और रानी उसके गोद में सिर रखे हुए सो रही थी। दोनों कहाँ जा रहे थे उन्हें भी इस बात का आइडिया नहीं था। वो बस अपने लिए एक सुरक्षित जगह तलाश रहे थे, लेकिन वो शायद इस बात से अनजान थे
कि उनके पीछे किसी शहर की पुलिस और कोई आम गुंडे नहीं, बल्कि सिंडिकेट और उसका सबसे शातिर किलर रॉबर्ट पीछे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सिद्धार्थ उठकर बाहर आया तो देखा कि उसकी माँ किचन में बैठी हुई है और महेश उसे वहां नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे निर्मला से पता चला कि शहर से उनसे कोई साहब मिलने आए थे और वो उन्हीं के साथ खेतों की ओर चले गए। सिद्धार्थ ने जब ये सुना तो उसे लगा कि फिर से रणजीत ही होगा, लेकिन तभी उसे सामने से महेश और एक आदमी को साथ में आता दिखाई दिया, लेकिन वो रणजीत नहीं था। चूंकि रणजीत को पहले सिद्धार्थ ने देख रखा था, इसलिए वो जानता था कि ये रणजीत तो नहीं है। वो रणजीत नहीं बल्कि करणवीर था। महेश ने उसका परिचय कराते हुए कहा, ये मेरा बेटा सिद्धार्थ है। फसलों को तैयार करने में इसका सबसे बड़ा रोल है। महेश के द्वारा परिचय कराए जाने के बाद सिद्धार्थ को उस आदमी ने देखा और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं करणवीर, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं और रिया एक साथ काम करते हैं। सिद्धार्थ ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया और हाथ मिलाते हुए बोला, मुझे भी। उसके बाद उन दोनों में हल्की सी बातचीत शुरू हो गई। आइए अंदर बैठते हैं, सिद्धार्थ ने करणवीर से बातचीत करते हुए कहा। फिर कभी, अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। करणवीर ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ महेश से बोला, पिताजी, कोई भी आए तो सीधे खेत दिखाने मत ले जाया करो। पता नहीं कैसा आदमी हो और क्या करने आया हो। बेटा, हमारे खेत कौन चुरा ले जाएगा? ज्ञान के बाद जमीन ही ऐसी चीज होती है जो कि कोई आपसे चुरा नहीं सकता। महेश ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन छीन तो सकता है। महेश का जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने गंभीरता के साथ जवाब दिया और अंदर चला गया। महेश को भी उसकी बात में दम लगा और उसने निर्मला से कहा, हमारा बेटा अब काफी बड़ा हो गया है। और दोनों मुस्कुराने लगे। सुबह के 9 बज चुके थे। सिद्धार्थ मशरूम लेने के लिए फावड़ा और टोकरी के साथ गुल्लू को लेकर पहाड़ों की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया कि परसों से ही रिया से बात नहीं हुई है और आज उसकी मीटिंग भी है, तो उसे कॉल करके शुभकामनाएं दे देता हूँ। यही सब सोचते हुए उसने रिया को कॉल लगाया। एक बार पूरी घंटी गई, लेकिन रिया का फोन नहीं उठा। उसने दोबारा फोन लगाया, लेकिन फिर भी रिया का फोन नहीं उठा। उसे ना जाने क्यों आशंका हुई और उसने फिर अमन को फोन लगाया और अमन ने तुरंत फोन उठाया और वो बहुत तेज हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं दौड़ता हुआ जा रहा था। उसने फोन पर हाँफते हुए कहा, हाँ सिद्धार्थ, बोलो। सिद्धार्थ ने जब फोन पर उसकी हाँफती हुई आवाज सुनी तो वो घबरा गया और अमन को हड़बड़ी में पूछा, आप इतना तेज हाँफ क्यों रहे हो अमन सर? कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं भाई, मैं जिम में हूँ और ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, इसलिए हाँफ रहा हूँ, अमन ने उधर से जवाब दिया। उसके इतना कहने पर सिद्धार्थ को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ कि चलो दोनों ठीक हैं। फिर उसने अमन से पूछा कि रिया मैडम का फोन क्यों नहीं उठ रहा है? तो अमन ने जवाब दिया, शायद वो अभी सो रही होंगी। बताओ क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस मीटिंग के लिए शुभकामनाएं देनी थी, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ठीक है, मैं बता दूंगा, वरना वो तुम्हें कॉल बैक पक्का करेंगे उठने के बाद, कहकर अमन ने फोन काटा और फिर से जिम करने में बिजी हो गया। सिद्धार्थ फोन कटने के बाद गुल्लू को लेकर मशरूम उगने वाली जगह पर बढ़ गया। जब से उसने उस पर जादुई बारिश कराई थी, वहां जो भी मशरूम उग रहे थे वो धूप पड़ने पर सोने के जैसा चमक रहे थे। सिद्धार्थ ने फावड़ा उठाया और मशरूम के जड़ पर वार किया। खचाक की आवाज के साथ एक बड़ा सा मशरूम कटकर दूर जा गिरा था। इधर सिद्धार्थ सब कुछ भूलकर फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो चुका था। उधर कैलिस्टो ग्रह पर कैद देवयानी ने जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली तो देखा एक साया उनके सामने खड़ा था। उसे देखते ही देवयानी चौंक गई और बोली, आप अभी तक कैसे जीवित हैं? कहते हुए देवयानी की आवाज में एक अनजाना भय समाया हुआ था। वो साया अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ बढ़ गया। उसकी शक्ल एकदम से इंद्रनगर के पूर्व महाराज स्वर्गीय चंद्रमौली से मिल रही थी और देवयानी के सामने वो मुस्कुराते हुए खड़ा था। जब देवयानी ने उससे ये सवाल पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने चंद्रमौली से कहा था कि उसका मृत्यु भोज खाकर ही मरूंगा और देखो मेरा कथन सत्य हो गया। कहते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दे रही थी। मुझे जाने दो, इंद्रनगर खतरे में है और वो आपकी भी मातृभूमि है और अतीत में वो भी तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी था। कहते हुए देवयानी ने अपने सामने खड़े उस आदमी से छोड़ने की मनुहार की। देवयानी समझ गई
कि वो लड़ाई करके इससे पार नहीं पा सकती थी, क्योंकि ना वो स्वतंत्र थी और ना ही उसका ऊर्जा स्रोत उसके पास था। अतः ये लड़ाई उसे मानसिक रूप से लड़नी थी और वो ये भी जानती थी कि अगर उसने इस साये को अपने साथ कर लिया तो उसकी आगे की लड़ाई और आसान हो जाएगी। देवयानी के इतना कहने पर पहले उस साये का चेहरा गंभीर हुआ और फिर अट्ठास करके हंसते हुए बोला, मातृभूमि और अतीत। और उसकी हंसी पूरे कलिस्टो ग्रह पर गूंजती हुई चली गई। कौन है ये व्यक्ति जिसने देवयानी को कर लिया है कैद, और क्या है जगत प्रसाद माथुर के मन में जिससे वो रिया का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।